नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बेहद खास हैं, डॉक्टर शांतनु। जनसुराज में बड़ी जिम्मेवारी मिली है इन्हें, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनसे जुड़ते हैं, कई सवाल हैं हमारे। सबसे पहले कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपनी चैनल पे बुलाने के लिए। क्या सब चल रहा है अभी? अभी तो बिहार और बिहार की जनता और जनसुराज यही चल रहा है। जनसुराज चूंकि लंबी पारी अभी नहीं हुई है, पहली बार चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी का निर्माण तो हुआ, जल्दीबाजी में नहीं कहेंगे, 3 साल का संघर्ष था प्रशांत किशोर जी का। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई और उसके बाद लगातार सभाएं। तो अभी अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं? देखिए, हम और हमारे जैसे युवा जो आज से 20-25 साल पहले पलायन के दंश से ग्रसित थे, अब लगता है कि बिहार को बदलने का जिम्मा हमारे जैसे लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 25 सालों में मैंने यहाँ की व्यवस्था को बदलते हुए नहीं देखा है। 30-35 सालों से हम उसी 2 गठबंधनों के बीच में झूल रहे हैं। तो जब कहते हैं कि आपकी धरती पुकारती है तो आपको आना पड़ता है, तो मैंने भी वही संकल्प लेकर कि भाई बिहार में अगर बिहार की व्यवस्था को बदलना है तो मुझे खुद अपनी आहुति देनी पड़ेगी, खुद अपना कंधा लगाना पड़ेगा। तो इस सोच के साथ मैं जनसुराज से जुड़ा और जनसुराज इस मुहिम के साथ चला है जहां पर सही लोग और सामूहिक प्रयास की बात होती है। तो हाँ, मैं पिछले 1.5-2 सालों से 2023 से जुड़ा हुआ हूँ जनसुराज से। हम तो यह भी पहले जानना चाहेंगे कि आप की पढ़ाई कहाँ से हुई, अभी कहाँ पर हैं आप, और क्यों राजनीति का रास्ता आपने चुना? जी, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूली पढ़ाई नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हुई। और जब मैंने 12वीं पार कर लिया था तो मैंने मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। 1 साल हो गया था, एक भी क्लास नहीं हुई और परीक्षा तो खैर दूर। तो डर के मारे भागना पड़ा मुझे यहाँ से कि भाई अगर कहीं और बाहर जाके पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो ग्रेजुएशन मेरा 6 साल 7 साल में कहीं पूरा ना हो। तो उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया, वहाँ से हंसराज कॉलेज से मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर वहीं से एमएससी किया, एमफिल, पीएचडी और फिर बाद में एलएलबी भी। और 2005 से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ और अभी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। प्रोफेसर तक की यात्रा निसंदेह जो है आपने पारी की शुरुआत जो है लेक्चरर से की होगी और प्रोफेसर बन गए हैं, तो आपका अनुभव भी बढ़ा। लेकिन हम यह जानना चाहेंगे, शिक्षा जैसी चीज जिसकी वजह से आप यहाँ से भागे शिक्षा लेने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था उस समय में भी बहुत खराब थी जब आपको भागना पड़ा, और आपने पढ़ाई के बाद इतनी अच्छी नौकरी, प्रोफेसर हैं आप, तो क्या लगा राजनीति में आपको? जो कैसा स्वाद है जो आपको खींच लाया इधर? देखिए, राजनीति में स्वाद की बात ना करें तो ठीक है। ये मेरे लिए मतलब एक संकल्प है राजनीति, यहाँ अपने धरती पे वापस आने का और यहाँ की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करने का। क्योंकि समाज अगर धीरे धीरे विकास की तरफ ना जा रहा हो, जड़ता आ गई हो, तो यहाँ के युवकों का भविष्य बिल्कुल गर्त में चलता चला जाएगा। और यही हो रहा है। आज भी आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में चली जाइए, वहाँ पर 3 साल की डिग्री आपको 4 साल 4.5 साल में मिलती है। स्कूलों की शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर खिचड़ी मिलता है, वो भी पिलुआ वाला, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। आप देखिए, मतलब अभी नीट का रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन पहले। भारत में 1 से लेके 100 तक में एक भी बिहार का बच्चा नहीं है। ये बताता है कि बिहार की स्कूली शिक्षा कितनी खराब हो गई है और यहाँ पर बच्चे जो कोचिंग माफिया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वहाँ पर भी उनको कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, वरना आपको रिजल्ट दिख जाता। तो अब इस पूरे चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे वो रोजगार के साधनों की बात करें, इसकी वजह से बिहार से युवाओं का भी पलायन हो रहा है। और बिहार में जो लोग रह के कमा रहे हैं, वो अपनी गाढ़ी कमाई दूसरे राज्यों में जाकर खर्च करने के लिए मजबूर हैं। तो ये दोहरी मार पड़ रही है। एक तो यहाँ से ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स भी बाहर जा रहा है और आप फाइनेंशियली भी लॉस में जा रहे हैं। तो इन सब को बदलना है तो किसी न किसी को तो आगे कंधा लगाना पड़ेगा। और जब मैंने देखा कि एक जैसी सोच वाले लोग एक जगह जुट रहे हैं,
एक आवाज़ बन रहे हैं और उसमें इस मुहिम को आगे लेके जाने का बीड़ा प्रशांत किशोर जी ने उठाया, तो मैं भी वहाँ पर अपना कंधा देने चला आया हूँ। डॉक्टर शांतनु, निसंदेह राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ही स्वागत योग है। आपने कहा कि 1.5 साल पहले आप जो है प्रशांत किशोर जी से जुड़े, इससे पहले भी आप राजनीति में थे तो कहाँ थे? क्योंकि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप राजनीति में क्या कुछ करके आए। देखिए, राजनीति मेरे लिए बहुत नई विधा नहीं है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत था तो वहाँ पर शिक्षक संघ की राजनीति में मैं बहुत सक्रिय रहा हूँ। मैं 4 सालों तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ। वहाँ पर एक टीचर्स विंग है, इंटेक कहते हैं उसको, इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस। मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर था और मैंने 2 वहाँ पर एकेडमिक काउंसिल के चुनाव लड़े, दोनों जीते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, 10-12 साल से जुड़ा हुआ रहा हूँ। ऐसा कोई पारिवारिक मतलब पृष्ठभूमि की बात करें तो? नहीं, मैं बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए, तो आप समझ जाइए जब उन्होंने नौकरी शुरू की होगी तो एक सिपाही की से शुरुआत की होगी। मेरी माँ हाई स्कूल में टीचर थी और जब वो रिटायर हुई तो यहाँ कुढ़नी में छाजन मोहनी इंटरमीडिएट कॉलेज है, उसकी प्राचार्य से वो रिटायर हुई हैं। तो हमारा परिवार जो है बहुत ही सामान्य वर्ग का परिवार रहा है। माँ की रुचि राजनीति में रही है, वो सक्रिय राजनीति में काफ़ी समय तक थी, समाज सेविका रही हैं, वो एनजीओ के थ्रू लोगों की मदद भी कर रही थी। तो यही है मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड। शांतनु जी, निसंदेह बिहार बदलाव मांग रहा है और लंबे समय से रोजगार की बात बिहार में होती रही है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, कभी ये चुनावी मुद्दा उस तरह से नहीं बना। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह की रोशनी जो है दिखा रहे हैं, लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा। लेकिन बिहार में चुनाव अमूमन आपने भी देखा होगा कि यहाँ जाति की धारा चलती है, धर्म बोलता है। ऐसे में आप लोग इस तरह से आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस चुनावी समर में सफलता का ग्राफ क्या होगा? देखिए, एक तो बिहार की राजनीति को किस तरफ लेके जाना है, इस बात को समझने की आवश्यकता ज़रूर है। हम जातिगत समीकरणों से इनकार नहीं करते, बिहार में जाति एक सच्चाई है, पर यह भी एक सच है कि भारत के सभी राज्यों में जाति एक सच्चाई है। आप चाहे गुजरात में चले जाइए, चाहे आप तमिलनाडु में चले जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पर जातिगत वोटिंग होती है। हमारा ये कहना है कि बिहार में हर जाति, हर समाज में योग्य और कुशल व्यक्ति हैं। हम बिहार के सभी वर्गों से योग्य और कुशल व्यक्तियों को समाज का नेतृत्व करने का मौका क्यों नहीं देते? आज बिहार में जो आप सो कॉल कहते हैं जिनको कि भाई एक समाज की पार्टी है, तो वो जातिगत पार्टियां नहीं है, वो परिवारवाद की पार्टियां हैं। वो जाति के नाम पे अपने ही बेटे बेटियों, भतीजा, चाचा, इनको टिकट देते हैं और वो लगे हुए हैं। बिहार में आप जाके उठा के देखिए, 1200 परिवारों में सीमित हो गया है सारी बिहार की राजनीति। तो आप इसको जातिगत राजनीति का नाम तो दे रहे हैं, पर असल में उसके पीछे ये परिवारवाद की राजनीति है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी समाज हैं, जो भी सामाजिक घटक हैं, सभी वर्गों से योग्य और कुशल व्यक्तियों को ढूंढकर निकाला जाए और उनको जनता के सामने रखा जाए, और ताकि जनता उनको नेतृत्व का मौका दे। देखिए शांतनु जी, जिस तरह से प्रशांत जी जा रहे हैं गांव गांव, हर एक सभा की बात करें, भीड़ तो रहती है और जनता गंभीरता से भी सुनती है। लेकिन भीड़ आप बुला लें या भीड़ आ जाए और वह भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, क्या लगता है कि आप लोगों की जो बातें हैं वे जनता के बीच जा रही हैं, जनता पर असर कर रही हैं? देखिए, 30-35 सालों से बिहार 2 गठबंधनों के बीच में झूल रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब बिहार की बदहाली की जिम्मेदारी निश्चित रूप से इन्हीं 2 गठबंधनों के ऊपर है। किसी तीसरे विकल्प के अभाव में बिहार का हर वर्ग, हर व्यक्ति इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में झूलने के लिए मजबूर था। अब जनसुराज के आने के बाद हर व्यक्ति जो इस कुव्यवस्था से पीड़ित है, उसको एक विकल्प का सहारा मिला है और उस विकल्प के रूप में जनसुराज को
सामाजिक स्वीकार्यता बहुत तेजी से मिल रही है और बहुत मजबूती से मिल रही है। जिस भीड़ की बात आपने की प्रशांत जी की रैलियों में, वो भीड़ कहीं से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, वो भीड़ कहीं पैसों पे देके इकट्ठा की हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ है उस व्यक्ति को सुनने की जो समाज में एक नई मुहिम लेकर चला है और समाज को एक नई सूर्योदय का वादा कर रहा है। आप ये समझिए कि अभी तक किसी व्यक्ति ने ये हिम्मत नहीं की कि शिक्षा को और रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाए, जबकि किसी समाज के विकास के लिए ये सबसे मूलभूत आवश्यकता है। तो प्रशांत किशोर वो काम कर रहे हैं और इस बात का समर्थन उनको जनता से मिल रहा है और ये भीड़ उस बात का सबूत है। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं विभिन्न इलाकों में, आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर शांतनु को भी अलग से जाना चाहिए? और भी कई चेहरे होंगे, उनको भी जाकर के जनता के बीच संवाद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है। और जनसुराज में प्रशांत किशोर हमारे प्रणेता हैं और आप देखेंगे कि जो योग्य और कुशल नेतृत्व की फहरिस्त जो है बहुत लंबी है। यहाँ पर हर वर्ग से, चाहे वो शिक्षक वर्ग से हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो समाज के प्रबुद्ध लोग हों, हर वर्ग से लोग आकर जुट रहे हैं और एज लीडर्स वो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपने जहाँ तक मेरा सवाल मेरे बारे में पूछा है, तो मैं आज प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते पूरे बिहार के 3800 जिलों में युवाओं से मिलने निकला हूँ और अभी मैंने सभी जिलों को कवर किया। हर जिले में जाकर वहाँ के युवाओं से मिला हूँ, युवा संगठन को मजबूत किया है। और मैं आपको बताऊं, हमारी तैयारी सिर्फ जिला संगठन तक नहीं है, हम बिल्कुल निचले स्तर तक और बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं। हम हर बूथ पर कम से कम 10 सजग और सक्रिय युवाओं को जोड़ रहे हैं जो उस पूरे समाज को बदलने की जिम्मेदारी लें। और इसके लिए हम युवाओं को एक संकल्प से जोड़ रहे हैं। हम एक संकल्प, युवा संकल्प अभियान के साथ चल रहे हैं और युवाओं से मिल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से देखे होंगे आप भी, चूंकि आप राजनीति में पहले से भी रहे हैं डॉक्टर शांतनु, तो तमाम पार्टियां जो है स्टार प्रचारक उतारती हैं और कई चेहरे होते हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी अभी जा रहे हैं लोगों के बीच, तो स्टार प्रचारक की भूमिका या तमाम तरह की भूमिका अगर कहें तो वो निभा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। डॉक्टर शांतनु के अलावा और जो कई बड़े चेहरे हैं जो आपने बताया, लंबी फहरिस्त है, इन लोगों को अलग अलग सभाओं में हम लोगों को कब देखने का मौका मिलेगा? देखिए, अगर आप थोड़ा सा मतलब जूम इन करके ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो नेता हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी फील्ड में है। ये ऑलरेडी फील्ड में हैं। कुछ तो प्रशांत जी के साथ भी जा रहे हैं और हर व्यक्ति को कुछ जिम्मेदारी मिली हुई है। तो हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही मेटिकुलसली कंप्लीट कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा तो आपको दिखेगा कि ये सारे व्यक्ति मंच पर भी नजर आएंगे, लोगों से मिलते हुए भी नजर आएंगे और भीड़ के साथ भी नजर आएंगे। बिहार की जनता ने सियासत की हर गली की बात करें तो वहां चर्चा हो रही है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। आप कहां पर हैं, यानी जनसुराज कहां पर है? देखिए, हम किसी के साथ मुकाबले के लिए बिहार की राजनीतिक पटल पर नहीं उतरे हैं। हम बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ उतरे हैं और हमारा मुकाबला बिहार की कुव्यवस्था से है, हमारा मुकाबला यहाँ की गरीबी से है, हमारा मुकाबला यहाँ के पलायन से है। तो हम जनता तक सीधे पहुँच रहे हैं। जनता का विश्वास जीतने का प्रयास है जिसमें हम सफल भी हो रहे हैं, बहुत तेजी से सफल हो रहे हैं। और आपको बहुत जल्द दिखेगा कि तीसरे विकल्प के रूप में और सबसे मजबूत विकल्प के रूप में जनसुराज आपको दिख रहा होगा। देखिए, भाजपा कहती है कि हम विश्व की नंबर 1 पार्टी हैं और यहाँ आप महागठबंधन में कांग्रेस को देख लें, निश्चित रूप से बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और राजद का भी अपना जनाधार है। कोर वोटर्स हैं सारे, जितने भी दल हैं। आपके पास कोर वोटर्स तो नहीं है? देखिए, अगर भाजपा कहती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो फिर ये सबसे ज़्यादा दोषी हैं बिहार के बदहाली के लिए। अगर आप इतने सक्षम और सशक्त थे या हैं, तो आपने बिहार के विकास के लिए अभी तक वो ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाए? कांग्रेस पार्टी जब केंद्र में सरकार में थी, जब यूपी की गवर्नमेंट थी, तब कांग्रेस पार्टी ने बिहार के विकास के लिए कितने योजनाओं को बिहार में उतारा।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के चेयरमैन हैं, कितनी मीटिंग उन्होंने बिहार के विकास के लिए की। आज बिहार विकास के सबसे निचले पैमाने पर खड़ा है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं आप उसको उठा के देख लीजिए, नीचे से दूसरे या तीसरे या कहीं पे तो पहले नंबर पर है। इसकी जिम्मेदारी उन बड़े पार्टियों को लेनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने हमारे कोर वोटर्स की बात की है। देखिए, अभी तक तो चुनाव हुआ नहीं है, तो आपको भी नहीं पता कि हमारे कोर वोटर्स कहाँ तक हैं। मैं उसका एक छोटा सा आपको ट्रेलर बता दूं कि जब हम उपचुनाव में उतरे थे, जो 4 उपचुनाव हुए थे, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में, तो मेरे ख्याल से 5 दिसंबर को वो चुनाव हुआ था और 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी थी। तो 1.5 महीने की पार्टी उस चुनाव में इसी एनडीए और इसी महागठबंधन के बीच में उसने अपना मादा दिखाया था और हम 10% वोट लेके आए थे। तो आप समझिए कि मतलब 1.5 से 2 महीने में अगर हमने लोगों का 10% वोट अर्जन करने का वो था, तो अब तो हमारे पास एक लंबा समय भी है और ये बात आपको चुनाव में दिख जाएगी कि हमें जनता का कितना विश्वास मिलता है। डॉक्टर शांतनु, एक तरफ आपने अभी कहा है कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं जो आपके लिए चुनौती है, जैसे रोजगार की बात करिए या फिर और स्वास्थ्य महकमे की बात की, पलायन की बात की, ये तब तमाम गंभीर बीमारियां हैं, इसके इलाज के लिए आप लोग निकले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं उनको सत्ता हासिल करना है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, तो आपकी लड़ाई तो जो है मुद्दों से है। आप मुद्दों से लड़ना चाह रहे हैं और वहां चुनाव जीतने के लिए हर तरह के प्रपंच हो रहे हैं, तो निसंदेह इसका नुकसान तो होगा आपको। देखिए, चुनाव जब होने वाले होते हैं तो बरसाती मेंढकों की तरह लोगों के वादे शुरू हो जाते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, आपको मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी, आपको 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया, अब डोमिसाइल की नीति का भी घोषणा कर दिया गया, अब आपके जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया गया। देखिए, इस बात से यही पता चलता है कि इनकी मंशा कभी भी बिहार का विकास करने की नहीं थी। इनकी मंशा लोगों को सिर्फ लोलुपता में फंसाकर वोट लेने की है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसको यहाँ इस बात को किसने रोका था कि जो 400 रुपये का पेंशन बढ़ाकर अब इन्होंने सिर्फ 1100 रुपये किया है, ये काम ये आज से 2 या 3 साल पहले कर सकते थे। इस बात के लिए किसने इनको रोका है कि ये जो 94 लाख पिछड़े परिवार को जो 2-2 लाख रुपए का अनुदान राशि देने का उन्होंने वादा किया था, इस बात का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। युवाओं के लिए उन्होंने अब एक आयोग बना दिया है। भाई, चुनाव आने के समय आपको याद आती है क्या? इससे पहले युवा इस समाज में नहीं थे क्या? युवाओं का पलायन इससे पहले नहीं हो रहा था? तो ये साफ बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लालच देके, लोलुपता देके वोट मांगने की कवायद है ये। अब जहां तक जनसुराज का सवाल है, जनसुराज ने जितने मुद्दों को उठाया है मजबूती से, आवाज इतनी बुलंद है और मुद्दे इतने ठोस हैं कि सरकार को जब जैसे से चुनाव आ रहा है, इन सारे मुद्दों पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया, कुछ ना कुछ जनता के फेवर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये बताता है कि अगर आप सही हैं तो चाहे आप विपक्ष में हो, चाहे आपने एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़े हों, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर जरूर हो जाते हैं। प्रशांत किशोर जी लगातार हमलावर हैं कई नेताओं पर। दिलीप जायसवाल के बारे में उन्होंने कहा कि हमने जब राज खोलना शुरू किया तो वे मूर्छित होकर गिरे पड़े हैं। उसके बाद मंगल पांडे को लिया उन्होंने निशाने पर, तो ये मूर्छित हो गए हैं तो फिर वो चलने लगेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तमाम तरह के ये जो आरोप लगा रहे हैं और सत्ता में भी आप नहीं हैं बने हुए, तो इसका कितना लाभ मिल पाएगा? जी देखिए, क्या है कि अपराधी भी वही हैं और सुनवाई भी उन्हीं के पास होनी है। तो आप इनसे कोई किसी भी प्रकार का फेयर प्ले तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता की शक्ति होती है। यही वजह है कि इन सब के झूठे और कच्चे चिट्ठों को उजागर करने के लिए हम सीधा अब जनता से संवाद कर रहे हैं। प्रशांत जी ने इनके जितने भी काले करतूत हैं उसकी पोल
सामने ला के रख दिया है। अब जनता मालिक है, जनता को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम फिर से उसी बहकावे में जाकर इन्हीं मतलब कुचरित्र वाले नेताओं को वोट देने का काम करेंगे, या फिर हम एक मौका एक ऐसे समूह को देना चाहेंगे जो आपके समाज के लोग हैं, आपके समाज के सबसे योग्य व्यक्ति हैं, और उनके नेतृत्व से समाज आगे बढ़ेगा। डॉक्टर शांतनु, आप युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेवारी है आप पर। तो एक तो मूर्छित हो गए, अब चुनाव में अभी समय है, तो कितने लोगों में, मेरा मतलब जो है नेताओं से है, एक फहरिस्त होगी, एक लिस्ट बनाई होगी आप लोग, हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने लोगों पर हमला अभी करेंगे प्रशांत जी? देखिए, अभी तो शुरुआत है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक विपक्षी दलों के या सत्ताधारी दलों के वो सारे नेता जिनके पास ऐसे काले कारनामे हैं वो हम एक्सपोज नहीं कर देते हैं। अच्छा, ये चिराग पासवान को किस रूप में लेते हैं? चिराग पासवान जी बिहार के नेता हैं। बिहार, मैं तो ये जरूर कहूंगा कि वो बिहार से हैं, बिहार के नेता हैं या नहीं हैं, इस पे मेरा व्यक्तिगत रूप से एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बिहार और बिहारियों को भारत के पटल पर एक अच्छे दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। बिहार की राजनीति में बिहार के युवा या बिहार के लोग उनसे कितने प्रभावित हैं, इस पे मुझे थोड़ा अभी आकलन करना पड़ेगा। मुकेश सहनी को कैसे लेते हैं? एक समाज के नेता हैं जो जातिगत राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं और जहां मौका मिलता है वहां से गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है। पुष्पम प्रिया चौधरी जी से मेरी व्यक्तिगत भी मुलाकात हुई है एक दो बार। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में पढ़ी लिखी महिला हैं, बिहार के लिए अच्छी सोच रखती हैं और उन्होंने पिछली बार शायद कई सारे मतलब बहुत सारे सीटों पे चुनाव लड़ा था। अब इस चुनाव में वो कितनी इफेक्टिव हो पाएंगी ये समय बताएगा। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार थके हुए शारीरिक और मानसिक रूप से, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सोच अच्छी थी, कार्यान्वयन अब किसी और के हाथ में चला गया है तो वो चीज वहां से बिगड़ गई। लालू प्रसाद यादव अब अधिक सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा राजद पर? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेते ही मेरे अंदर ना एक ऐसे व्यक्तित्व का चेहरा आता है जो बहुत करिश्मेटिक है। मतलब वो जहाँ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक गांव का वो हो, वहाँ पर एक चमत्कार ही होता है। लेकिन विगत कुछ दिनों में मुझे लगता है उनकी स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ढलान पर है। उनकी सक्रियता आरजेडी के कार्यकलापों पे कम है, तेजस्वी जी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के पास वो पॉलिटिकल अक्यूमेंट नहीं है जो लालू प्रसाद यादव जी के पास हुआ करता था। तो अब राजद धीरे धीरे ढलान पे आ रहा है। अगर आपसे हम यह व्यक्तिगत तौर पर नहीं, दर्शकों के लिए हमारा सवाल है, लेकिन व्यक्तिगत सवाल तो मैं कर ही रहा हूं, अगर मैं कहूं कि बिहार में सबसे बेहतरीन नेता कौन है आपकी नजर में, तो कौन होंगे वो? प्रशांत किशोर। सुना, प्रशांत किशोर बेहतरीन नेता हैं। युवा अध्यक्ष से हमारी अभी बात हुई। डॉक्टर शांतनु निसंदेह बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी हैं और अभी संघर्ष इनका जारी है। बिहार में राजनीति की शुरुआत इन्होंने दिल्ली से ही करी, लेकिन किसी पार्टी का हिस्सा पहली बार ये बने हैं। तो देखना अभी दिलचस्प होगा कि 3 महीने का समय है और प्रशांत किशोर की पार्टी क्या आगे कोई गठबंधन करके चुनाव में जाती है या फिर जनसुराज अकेले ही चुनाव मैदान में उतरती है। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।